गाजीपुर में मां बेटे की नाले में डूबकर मौत। भारी बारिश के कारण पानी से लबालब था नाला। घंटों मशक्कत के बाद दोनों के शव हुए बरामद। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुआ जलभराव। राहगीरों ने सरकार को बताया लापरवाही। टीबी के ब्लड बैंक के अंदर भी भर गया पानी। पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी में हुई रोड रेज की हत्या। स्कूटी सवार ने बुलेट सवार महिला को मारी गोली। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार को सौंप दिया। भारी बारिश के कारण पूर्वी दिल्ली के स्कूल भी रहे बंद। बारिश के कारण सरकार ने नहीं लिया कोई जोखिम। कई सरकारी स्कूलों में भी भर गया पानी। विश्वासनगर में शिव भक्तों के लिए किया गया शिविर का आयोजन। तेज बारिश के कारण तंबू की जगह धर्मशाला में कराया गया शिफ्ट। जीटी रोड पर लोगों को करना पड़ा जाम का सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में नाले में बुधवार को डूबकर मां बेटे की मौत हो गई। हादसे के वक्त मां अपने 3 वर्षीय बेटे के साथ बाजार जा रही थी। जलभराव की वजह से नाले का पता नहीं चला और दोनों नाले में जमे पानी में डूब गए। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों को शव बरामद हुए। वहीं हादसे को लेकर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि महज आधा किलोमीटर दूर घटना स्थल पर पहुंचने में पुलिस को 1 घंटे से भी ज्यादा समय लगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में सुरक्षा के लिए रखवा दिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मृतक महिला की पहचान 22 वर्षीय तनुजा के रूप में हुई है, जबकि उसके बेटे की पहचान प्रियांशु के रूप में की गई है। तनुजा अपने पति के साथ दिल्ली से सटे गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में रहती है। गोविंद प्राइवेट जॉब करता है। उसने बताया कि बुधवार शाम तनुजा बुध बाजार में खरीदारी करने गई थी। निर्माणाधीन नाले का पता न चलने से दोनों नाले में डूब गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। बार बार फोन करने के बावजूद पुलिस को वहां पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगा। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें तनुजा और उसका बेटा मृत अवस्था में मिले। गोविंद का आरोप है कि उनकी पत्नी और बेटे की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार है। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और एलजी के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, देखो मुझे बहुत दुख हुआ है कि जो माँ बेटे की जो मौत हुई है। देखिए, आए दिन यहाँ पे किसी न किसी की डेथ होती रहती है। ये डीडीए का नाला है और डीडीए के नाले हमारे केंद्र सरकार के अंदर है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि केंद्र सरकार कर क्या रही है, सिर्फ हाथों में हाथ लेके बैठी हुई है। मैं चाहती हूँ एलजी देखने आए यहाँ पे कि यहाँ कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ 3 साल का बच्चा था, आप यकीन नहीं मानोगे, जो बच्चों को ले रखा था उसकी माँ ने अपने गोद में ले रखा था। उसको कम से कम रात को 2 बजे निकाला गया है। 8 बजे वो गिरी है और 2 बजे निकाला गया। रेस्क्यू मशीन निकाल गए थे, मेंबर गए थे। हमने अपनी पूरी कोशिश से सारे एमसीडी सारे वहाँ लगे हुए थे। खुद बाकायदा हमारे एमएलए भी लगे हुए थे, सारे पार्षद भी लगे हुए थे, वहाँ काम कर रहे थे। हम अपनी पूरी टीम लगी हुई थी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एलजी को उनको इस्तीफा देना, तो उनको अच्छे से सुनवाई। अगर डीडीए के नाले ओपन है उनको कवर किए जाए, साफ कवर करके उनको ढक ले। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारी ये केंद्र सरकार है, ये हमारे जो एलजी हैं, जो डीडीए के फ्लैट नाले वगैरह जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। एक महिला जो अपने बच्चे के साथ मार्केट गई थी, उसे ये भी नहीं पता होगा कि वापस घर आएगी या नहीं आएगी। उनकी लापरवाही की वजह से एक महिला अपने बच्चे के साथ उस नाले में फिसली और गिर गई। दोनों माँ बेटे जब निकले हैं तो माँ ने अपने बच्चे को अच्छे से पकड़ा हुआ था, लेकिन वो लोग जिंदा नहीं रहे। 8 बजे गिरे हैं, 2 बजे निकले हैं। अगर एलजी ने इस पर गौर किया होता या उनके ऑफिसर उस पर ध्यान देते तो शायद ये हादसा नहीं हो। एक ऐसा एलजी हमारी दिल्ली को मिला हुआ है जो दिल्ली सरकार के सारे कामों को रोकता है, जो उसके खुद के काम है। आज डीडीए के अंदर नालों की सिल्टिंग साफ़ नहीं हुई। कई जगह पानी भरा, राजेंद्र नगर के अंदर पानी भरा। क्यों भरा? क्योंकि जो पानी जाने का निकासी नहीं, तो पानी बैक मारेगा, तो जब पानी भरेगा तो वारदातें होंगी। कोई गिरेगा, कोई डूबेगा, कहीं वारदात हो रही है। इसके पीछे सारे जिम्मेदार एक आदमी है, वो हमारे एलजी हैं। बुधवार को पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में जलभराव देखने को मिला। खासतौर पर पूर्वी दिल्ली का कृष्णनगर, लाल क्वार्टर, झिलमिल का अंडरपास, ईस्ट आजाद नगर का अंडरपास पानी से लबालब था। इसके लिए जनता और राहगीरों सरकार की लापरवाही और जल निकास की व्यवस्था को निकम्मा बताया। बुधवार को हुई तेज बारिश से
फ्लाईओवर में बस और ट्रक भी फंस गए थे और जाम लग गया था। रोचक बात तो यह है कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी के ब्लड बैंक के अंदर भी पानी जम गया था। रोचक बात तो यह है कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल जीटीबी के ब्लड बैंक के अंदर भी पानी जमा हो गया था। हाँ, अंडरपास के नीचे बहुत दिक्कत है भाई, लोगों को ज़्यादा ही आई है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी और पानी अब भी नहीं निकला ढंग से। मतलब कैसा नज़ारा था देखने वाला? नज़ारा इतना था, पानी था भाई, गाड़ियाँ डूब रही थी, ठहर रही थी, ये समझो। यहाँ तक उल्टे जो सीधे चल रहे थे वो उल्टे आ रहे थे। कल जाम का क्या था नज़ारा? जाम का नज़ारा यही था, बारिश की वजह से था बहुत। यहाँ तो पूरा ये भी जाम होता, वो भी जाम हो गया था भाई जी। सर हम तो बहुत दिक्कतों के बाद आ पाए, हम तो इतने पानी में तो होके हुए आए हैं, सारे अंडरपास भर गए थे, हम तो जैसे करके आ गए, बस भीगना पड़ा, रात भर दिक्कत हुई है। नज़ारा भैया भाई अभी 1200 रुपये लगा के ला रहा हूँ, क्लच प्लेट फूक गई, प्रेशर प्लेट फूक गई। तो मतलब कहाँ फंसे थे आप? अंडरपास के अंदर? नहीं सर, अंडरपास में नहीं फंसा था, गोल चक्कर के पास फंसा था। वैसे इसमें जाम लगा पड़ा था काफ़ी टाइम से। कितना जाम का टाइम पीरियड था? कितने घंटे? कम से कम एक घंटे तक फंसे रहे हैं जाम में। गाड़ी खराब हो गई थी, बस अभी भी खराब है, 8 साढ़े 8 में पानी भर गया। तो कैसा जाम कैसा लगा था? जाम का क्या नज़ारा था? जाम पूरा भर गया था भाई। राजेंद्र नगर की कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हुई थी। ऐसे में विकास मार्ग पर बनी कोचिंग सेंटर का कल बारिश के बाद क्या हाल रहा, इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। लोगों का कहना था कि यहाँ कल काफी ज्यादा पानी भर गया था, नाले ओवरफ्लो हो गए थे, रोड पर गाड़ियां जाम थी और बंद हो गई थी। बेसमेंट में कई जगह पानी भरा, लोगों ने मोटर द्वारा भरा पानी निकाला। लोगों का कहना था कि विकास मार्ग पर नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, बिना बारिश के भी यहाँ बेसमेंट में पानी चला जाता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके के फ्लाईओवर के पास पति के साथ बाइक से जा रही महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी, ये आरोप महिला के परिजन ने लगाया। इस दौरान महिला ने विरोध किया तो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। घटनास्थल पर लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। महिला बुराड़ी इलाके की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि महिला दोपहर 3:15 बुराड़ी में दुर्गापुरी अपने पति के साथ जा रही थी। जब वह गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास से गुजर रही थी तभी मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी की, जिसका विरोध करने पर लड़कों ने उसको गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। इसके बाद पति महिला को जीटीबी अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही गोकुलपुरी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार को सौंप दिया। नानक देव कॉलोनी बराड़ी में पड़ता है, वहाँ से दुर्गापुरी आ रहे थे, हरकृष्ण पब्लिक स्कूल है, तो वहाँ मेरे भतीजे का अकाउंट था, उस बैंक में आ रहे थे पैसे देने के लिए। तो जैसे रास्ते में आ रहे थे, ये गोकुलपुरी चौक फ्लाईओवर के पास में जब ब्रेकर पड़ता है, वहाँ पे एक लड़के ने थोड़ी छेड़ाखानी करी। छेड़ाखानी करने के बाद मेरे भाई ने बोला चलो जा काम कर अपना, तो आगे जाके उसने फिर फ्लाईओवर चढ़ते हुए उन्हें गाली दी। मेरा भाई नीचे वाले रोड पे आ रहा था, ऊपर को चढ़ रहा था, इन्होंने मौजपुर की तरफ को जाना था, तो वो आगे गोल चक्कर की तरफ जा रहा था। ऊपर चढ़ते हुए फ्लाईओवर चढ़ता हुआ आ रहा था, उन्हें फिर 2-3 गालियाँ दी। फिर मेरे भाई ने भी मोटरसाइकिल रोक के उसे गाली दी, उन्हें खड़े होकर ऊपर से फिर गाली दी। इतनी देर में निकाल के उन्हें गोली मार दी, गुजर गई हैं। 32 साल सिमरन कौर उनका नाम था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के साथ पूर्वी दिल्ली के भी स्कूल 1 अगस्त को बंद रहे। इसका जायजा लेते हुए पूर्वी दिल्ली के विवेकानंद स्कूल और भोलानाथ नगर के सरकारी स्कूल के पास पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार को ये फैसला बहुत सही लिया। शायद जिस तरह राजेंद्र नगर में विद्यार्थियों के साथ घटना घटी उससे सरकार की आंखें खुल गई। हालांकि अभी केवल 1 दिन का अवकाश दिया गया है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग दिल्ली को रेड अलर्ट जारी कर रहा है तो सरकार को अभी स्कूलों की तरफ और ध्यान देना चाहिए। वहीं कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना था कि बार-बार छुट्टी देने से बच्चों की पढ़ाई का भी असर पड़ेगा, तो इसका भी विचार सरकार को करना चाहिए कि इसको कैसे मैनेज करें। पेरेंट्स ने बताया कि अवकाश का मैसेज देर रात को SMS के जरिए हमें मिला और जो ग्रुप स्कूल द्वारा बनाए गए हैं उसमें भी सर्कुलर डाल दिए गए थे। नहीं, ये बंद नहीं होने चाहिए। इस वक्त बरसात नहीं है। अगर 1 दिन पहले बरसात है तो दैट डजंट मीन कि अभी भी बरसात है, तो अभी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। ये बच्चों की पढ़ाई को बहुत अफेक्ट करता है, 10th, 11th, 12th एंड मोर एवर मिडल एंड प्राइमरी आल्सो। अगर बच्चे स्कूल आएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो सारा दिन उनके पेरेंट्स अगर नौकरी करती हैं तो वो तो नौकरी पर चले जाएंगे, तो वो सारा दिन आवारा घूमेंगे। वो बात भी नहीं है। बच्चे स्कूल में आके पढ़ते हैं, एक जगह बैठते हैं, एक रूटीन है, घर में वो अपना टाइम पूरा बेकार करते हैं। इसलिए स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। नहीं, बीच में छुट्टी नहीं होनी चाहिए।
ना टीचर्स को भी छुट्टी, बच्चों को भी छुट्टी, ये रूटीन नहीं है। क्योंकि बच्चों की अभी कोविड हुआ था तो बच्चों की पढ़ाई का बहुत हर्जा होता है। अरे मैसेज आया था, जैसे मतलब सर वगैरह ने मैसेज करा था कि कल बारिश की वजह से छुट्टी कर दी थी। बीते बुधवार को दिल्ली के अंदर भीषण बारिश को देखकर होने से जो जल भराव दिल्ली के अंदर हर एक कोने में हुआ है, चाहे वो कहीं भी हो, पूर्वी दिल्ली का ऐसा एक कोई जगह नहीं थी जहाँ पे जल भराव देखने को ना मिला हो। इस पर दिल्ली सरकार की डीडीए जो अपने डीईई ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज वीरवार को दिल्ली के तमाम प्राइवेट एवं निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों को आज बंद रखा है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैं मौजूद हूँ भोलानाथ नगर में, जहाँ पे सरकारी विद्यालय है जो कि केजी से लेके 12वीं तक है, जो राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय है भोलानाथ नगर का, वह अभी बंद है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट भी यहाँ पर नहीं है। कहीं ना कहीं जो निर्देश आदेश दिए गए हैं वो राजेंद्र नगर में जो हुई बीती घटना स्टूडेंट्स के साथ जल भराव को लेकर है, हो सकता है उसको देखकर सरकार का यह कदम हो, क्योंकि आज भी वीरवार को ही मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन अभी तक मौसम खुला है। लेकिन बीते बुधवार को जो बेचैन बारिश हुई है उसके चलते जो जल भराव हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार या एजुकेशन प्रशासन ने बच्चों की सेफ्टी को देखकर ये निर्णय लिया है और आज वीरवार को स्कूल को बंद रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। शुक्रवार को यानी कल शिवरात्रि है और सभी शिव भक्त को जल चढ़ाना है। सीसीएन संवाददाता सोने शर्मा और विवेक पठानिया ने अलग अलग कैंपों के आयोजकों के साथ बात की तो उन्होंने बताया कि बीते दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे हर जगह जाम की स्थिति बनी हुई। ऐसे में 60 फुटर रोड पर जाम देखने को मिला, लेकिन स्वयं सेवकों ने उसे ठीक से चलाया। और जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि एक दिन पहले डाक कावड़ आनी शुरू हो जाती है तो उससे भी जाम की स्थिति बनती है। बारिश के बाद व्यवस्था पर आयोजक बोले कि रात्रि में कावड़ियों को तंबू की जगह धर्मशाला में शिफ्ट करा दिया गया था ताकि शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बात करें हम जीटी रोड शादरा की, जहां पर बारिश के साथ कावड़ियों के शिविर से डेली रूटीन वालों को जाम का सामना करना पड़ा। राहगीरों ने कहा कि सरकार को और ट्रैफिक पुलिस को इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए वो लोग को परेशानी, जो इनके पैरों में छाले हैं, घाव हुए हैं, उनके लिए हम उनको मेडिसिन दे रहे हैं, पट्टी करनी है, हमने बैंडेज लगा रहे हैं, सब कुछ ये सहूलियत दे रहे हैं। सब कुछ मिल रही है? जी जी, ऐसी कोई दिक्कत वाली नहीं है हमारे पास से, हम सारी चीज़ें उनको दिला रहे हैं। सर ये बिल्कुल हमारे पास सिविल हॉस्पिटल है, ऐसे भी भेज सकते हैं, पर हम कॉल करेंगे तो विदिन 10 मिनट बिल्कुल सर। ये पिछले 23 सालों से यहाँ पर कावड़ सेवा लगाई जा रही है और यहाँ कम से कम 250-300 कावड़िए आते हैं और 2-3 डाके आती हैं, तो मतलब टोटल 500 कावड़ियों के आसपास हमारा हर साल यहाँ पे आदमी आता है। भोले बाबा प्रसन्न है तो इनकी नगरी में सब कुछ जायज़ है। बरसात भी हो रही है तो भोलों के लिए हो रही है, क्योंकि इतने दिनों से घटा जा रही थी, गर्मी बहुत थी मौसम में। कल मौसम में बारिश का ठंडक है और सेवा करने में मज़ा आ रहा है। तैयारी पूरी है, रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो सारे इंतजाम ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत परेशानी किसी को कोई नहीं आई। कठिनाई थोड़ी बहुत तो आई, पर हम लोगों ने पहले इंतजाम कर रखा था। हम लोगों ने ऊपर मंदिर में कावड़ियों को रुकने का इंतजाम कर रखा था, पीछे धर्मशाला ले रखी थी, तिरपाल लगवा रखे थे, पानी के लिए भी हमने लड़के रख रखे हैं। नहीं अभी तक तो कोई नहीं आई, उनने ऊपर डाल दिया था, धर्मशाला में सुला दिया, 13 नंबर में धर्मशाला, अच्छी व्यवस्था थी, खाना पीना सब ओके हो गया था। जैसे इस बार जल बोर्ड का टैंकर ना मिलना, शौचालय का बंद होना, शौचालय जो टॉयलेट सीट का कम मिलना, ये छोटी छोटी परेशानियाँ जो चलती रहती हैं, जिसके चलते भोलों की सेवा में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अदरवाइज सारी प्रॉब्लम मतलब छोटे मोटे इशू कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, दिल्ली वाले तरस रहे थे, हमारी एंट्री होते दिल्ली में बारिश पड़ गई, देख लो भोले की शादी मंजूर हो गई। बिल्कुल जी। कहीं ना कहीं जहाँ शिविर में रुके वहाँ पे कोई दिक्कत आई है? सारी व्यवस्था ओके, यहाँ भी व्यवस्था पूरी ओके। यूपी में पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, दिल्ली में पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर जगह हमें अच्छी व्यवस्था मिली है, कैंपों की भी, पुलिस की भी, दवाइयों की भी। लेकिन उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल बेकार है। परेशानी ये आई हमारी, एक भोला मेरे आगे आगे चल रहा था, उसने थोड़ी देर के लिए कलश कामड़ उठा रखी थी, रख दी, पुलिस वाले ने तुरंत उसको कहा कि यहाँ से उठा आगे बढ़, और उसको धक्के मारने लगे। मैंने उनसे ये पूछा, बोले ऐसा क्यों कर रहे हो, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम करके चला जाएगा। उन्हें नहीं रुकने दिया, यहाँ से आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैं तो एमसीडी से हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ, तो अपनी सेवा में कार्यरत हूँ, जो भी मेरे से बन पा रहा है आप देख सकते हैं। हमारा 1999 से चालू है। किस तारीख को शुरू किया था? ये हमारा 30 तारीख से चालू था, 2 तारीख को जल है। हमारे पास यहाँ
कम जगह पड़ जाती है 1 तारीख को। कमेटी सेंटर है उसे खुलवा देते हैं, अंदर भी लगा देते हैं, वहाँ भी सो जाते हैं। खाने के लिए भोले बाबा की कृपा है, जो भी खाए जितना भी खाए मना नहीं है। कल 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक रहेगा, आते रहते रहेंगे, जल चढ़ाएंगे, तो तब यहाँ से समापन समारोह होगा। रात को 150 आदमी कम से कम सोया हुआ था मेरे पास यहाँ पे। कैंप दोनों फूलता है। ज़्यादा होगा तो मेरे पीछे कम्युनिटी हाल है, सारा खुलवा देते हैं, सब बोले आराम से सोते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंदर व्यवस्था है सारी, अभी अंदर रोक नहीं है। अगर टेंट भर जाता है तो उसके बाद हम समुदाय वन खुलवा देते हैं। यहाँ की व्यवस्था थोड़ी अच्छी है, फैसिलिटी सारी मिल रही है, अच्छा खाना है, अच्छा मतलब सोने की जगह बहुत अच्छी है, मतलब हमें रुक के बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, बढ़िया है, सोने का खाने पीने का अच्छा है यहाँ पे। पीछे बारिश से बहुत बुरा हाल हो रहा था, वहाँ सोने का क्या खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही थी वहाँ पे। मैडम लगभग कावड़िए जो यहाँ से होके जाते हैं वो हज़ारों की संख्या में जाते हैं, और जो यहाँ रुकते हैं वो कम से कम 250-300 कावड़िया हो जाता है जो रुकते हैं। आज पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी शाम को। हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, कल्चर प्रोग्राम है, सामने रोड ब्लॉक हो जाएगा। 21 साल से कावड़ कैंप लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कावड़ियों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, मेडिकल कैमरा सारी व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आज का जो दिन होता है जल से पहले का लास्ट दिन होता है, और लास्ट दिन में यहाँ से जो जाने वाले भोले हैं वो यहाँ कैंप में रुकते हैं, क्योंकि आगे कैंप होता है तो धीरे धीरे पड़ाव बाई पड़ाव वो चलते हैं। तो 500 भोलों की आने की पूरी उम्मीद है कि आ जाएंगे। बुधवार रात करीब 3 घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने एक तरफ जहां उमस से राहत दी तो दूसरी तरफ समस्या भी बढ़ा दी। ऐसे में तेज बारिश और हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिरने से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही। बता दें, पूर्वी दिल्ली के करकटडूमा और सीबीडी ग्राउंड के पास ही 2 जगह पेड़ गिरे हुए हैं, जिससे लोगों को यहां से निकलने में दिक्कत हो रही है। इसी को लेकर हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा इससे हादसे होने का भी डर है, क्योंकि तेजी से आती हुई गाड़ियों को गिरे हुए पेड़ नजर नहीं आते हैं। साथ ही विभाग भी अपना काम सही तरीके से नहीं करते, जिसके कारण हर बारिश के बाद लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या तो मैम बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों को। अभी मैं बस जा ही रहा था पेट्रोल के लिए अपने स्कूटी में डलवाने के लिए, और चलते चलते मैं रुक गया। मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को इस पेड़ गिरने की वजह से, जो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन की भी थोड़ी सी कमी है, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि समय रहते इसको अगर नहीं हटाया गया तो कोई इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठ सकता है, क्योंकि उधर से आने वाला ट्रैफिक बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है और लोग बाग दूसरी साइड जाकर रोड क्रॉस कर रहे हैं। और कहना चाहूँगा कि अगर एक वृक्ष नष्ट हो गया तो इसकी जगह कोई नया वृक्ष जल्दी लगाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में जो भीषण गर्मी का सामना हमको करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए सबसे बड़ा स्रोत हमारे यही है, पर्यावरण और पेड़ पौधों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हो सकता हो तो प्रशासन आके इसको दोबारा खड़ा किया जा सकता है। कुछ लोग आते तेज़ी से आते हैं, ऐसे लोग आते, आगे का दिख नहीं रहा कुछ भी, आधा रास्ता भी रुका हुआ है जी। मैम इसको पहले तो बुला के साइड करवा दिया जाए पेड़ को, जिससे कि लोगों का आने जाने का रास्ता खुल जाए, किसी को परेशानी ना हो। कमी तो मैम सरकार की यही, जो इसे थोड़ा सा ध्यान नहीं देती है। जैसे अब ये हादसा हो गया, अब आगे गटर खुलने हैं, अब सफाई हो रही है उनकी, मतलब जब ऐसे कोई हादसा हो जाता है तब पता लगता है, उससे पहले नहीं पता लगता है। बहुत सारी है। सबसे पहली बात है कि मान लो कोई भी जो फीमेल या बच्चा है अगर स्कूटी या बाइक लेके जाता है तो एक्सीडेंटल प्रोन ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से काम हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। एक्सीडेंट के बाद नहीं, एक्सीडेंट से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। बहुत जगह गिरे पड़े हैं, यहाँ से सूरजमल बिहार तक गिरा हुआ है। अब क्यों गिरे? कमजोरी की वजह से गिरे हैं, सुरक्षा नहीं है। हाँ, इनको कोई देख रेख नहीं है, कुछ नहीं है। अब इनको खड़ा करना चाहिए या इनको हटाना चाहिए। पहले तो नगर निगम देख नहीं रहे हैं कुछ भी, गली मोहल्ले में हर जगह जो है सो वही बात हो रहे हैं, कहीं पोल गिर रहे हैं, कहीं पेड़ गिर रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म या एक्शन प्लान तैयार करेगी। एक सुझाव ये भी है कि इन कोचिंग सेंटर को नरेला और रोहिणी जैसे इलाकों में शिफ्ट करा दिया जाए, लेकिन पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट्स इसके लिए तैयार नहीं है। विकास मार्ग इलाके की कोचिंग सेंटर पर वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स से बात की तो उन स्टूडेंट्स का कहना था कि वह आसपास के इलाके में रहते हैं और उनके लिए ये सुटेबल है।
अगर यहाँ से कोचिंग सेंटर शिफ्ट किया जाएगा तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें आएंगी, टाइम भी काफ़ी लगेगा। जो लोग रूम लेकर रहते हैं वह तो कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, पर लक्ष्मी नगर शकरपुर इलाके के आसपास के लोग भी कोचिंग करते हैं, उनको नरेला या रोहिणी जैसे इलाकों में जाने से काफ़ी समय लगेगा, जिससे पढ़ाई की भी बर्बादी होगी। वहीं टीचर्स का भी यही कहना था कि कोचिंग सेंटर शिफ्ट करना कोई हल नहीं है, प्रशासन को ये देखना चाहिए जो कोचिंग सेंटर को नियम को ताक पर रखकर चला रहे हैं वे बंद किए जाएं, ना कि सभी कोचिंग सेंटर को दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। एज ए स्टूडेंट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि हमारे पास और भी पढ़ाई रहती है करने के लिए कंपटीशन की, तो हम उन चीज़ों को कम टाइम दे पाएंगे क्योंकि हमारा ज़्यादा समय ट्रैवल करने में लग जाएगा। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जब यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं मेरे पास, तो वहाँ जाके मेरे को बहुत दिक्कत होने वाली है। मेरे को सारा चीज़ शिफ्ट करना पड़ेगा, रूम भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये बहुत समय लगेगा। इससे बिल्कुल एग्री करूँगा कि जब यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, मैं खुद निर्माण विहार रहता हूँ, तो मेरे लिए आना बहुत ईजी रहता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर बताया रोहिणी शिफ्ट होगा तो मेरा ट्रैवल का चार्जेस लगेंगे। एज अ स्टूडेंट आई हैव नो इनकम, पार्ट टाइम इनकम, तो मेरे को बहुत दिक्कत रहेगी। और इतनी दूर इंस्टीट्यूट होगा, ट्रैवल का टाइम जाएगा मेरे, और बाकी शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब होगा। और मेरी बहुत सारी कोचिंग्स भी यहीं पे हैं, तो अगर सारी कोचिंग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी तो मेरे को टाइम कंज्यूमिंग होगा मेरे लिए, और मुझे ऐसे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। बस मेरी फैमिली भी है, उसके बाद मुझे वो घर भी पहुँचना होता है टाइम से, और टाइम भी ऐसे लग जाएगा बहुत सारा, मेट्रो में ही सारा टाइम लग जाएगा। यहाँ की प्रॉब्लम सर, यहाँ की प्रॉब्लम तो हल होनी चाहिए, लेकिन दूसरी जगह इसका दूसरा ब्रांच खोल सकते हैं, बट जो लोग यहाँ पे नज़दीक से आ रहे हैं उन्हें दिक्कत हो जाएगी। अगर ऐसा किया जाता है तो आने वाले टाइम में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे अगर हम हब की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे हब्स हैं और बहुत सारे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, और यहाँ पर करीब लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इन हब्स में। अगर आप इनको इतनी जल्दी शिफ्ट करने का डिसीजन ले लेते हैं तो आई थिंक इट्स रॉन्ग डिसीजन, और ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा, और पेरेंट्स भी अग्री नहीं करेंगे। द पीपल हु आर लिविंग हेयर वो दे आर कंफर्टेबल विद दैट। एक दो अगर इंसिडेंट ऐसा हो भी जाता है तो वो बहुत बुरा हुआ उनके साथ, लेकिन हम हर किसी को ऐसा जज नहीं कर सकते कि हर कोचिंग में ऐसा होने वाला है। तो एक इंसिडेंट से सभी कोचिंग सेंटर को जज कर लेना, इट्स वेरी बैड थिंग। शास्त्री पार्क फ्लाईओवर से कश्मीरी गेट की ओर लूप रोड NHAI द्वारा निर्माणाधीन हाईवे के नीचे लोहे की भारी ग्रिल के साथ सीमेंटेड सेंट्रल वर्ज अचानक गिरने से 2 राहगीरों की टांगी कुचली गई। घायल सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया। ये पहला हादसा नहीं है जब NHAI द्वारा बनाए जा रहे इस फ्लाईओवर का कोई हिस्सा टूटकर गिरा हो, उसके बावजूद भी लापरवाही जारी है। इससे पहले गांधीनगर में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। पूर्वी दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में एक अज्ञात बैग मिलने से अफरा तफरी मच। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना दी गई कि वहां पर एक बैग है जिसमें बीप जैसी आवाज आ रही है। पुलिस और तमाम एजेंसी मौके पर पहुंची तो बैग के अंदर टिफिन बॉक्स और जरूरी सामान रखा था। पुलिस ने बैग को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पता चला है कि ये 15 अगस्त को देखते हुए अस्पताल के अंदर मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। ये मॉक ड्रिल इसलिए करवाई गई है कि ताकि एजेंसियों की मुस्तैदी देखी जाए। अगर ऐसा कुछ मामला आता है तो तमाम एजेंसियां रेस्पॉन्स में कितना समय लेती हैं ये पड़ताल की जाए। देखिए, अभी आज 1 अगस्त हो गई है, 15 अगस्त को हमारा नेशनल फेस्टिवल है। उस वजह से अलग अलग पुलिस स्टेशंस के अंदर अलग अलग जगह पर मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं। पीछे जब हॉक्स कॉल चली थी तो सबसे पहली हॉक्स कॉल इसी हॉस्पिटल के लिए हुई थी। तो आज हमने जो है अपना ये मॉक ड्रिल इसी हॉस्पिटल के अंदर रखी थी। तो 2:19 पर हमारे पास PCR से हॉक्स कॉल की इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हमने मैसेज दिया तमाम एजेंसीज़ को, और विद इन मिनट्स तमाम एजेंसीज़, हमारा फायर, ट्रैफिक, स्पेशल ब्रांच, एम्बुलेंस, BDT, FSL, सभी एजेंसीज़ जो है हमारे टाइम जो हमारा था कि इतने टाइम में पहुंच जानी चाहिए, उस टाइम में पहुंच गई थी। मौके पे पहुंचते ही हमारी जो लोकल पुलिस है उसने ड्रिल स्टार्ट की। जो एरिया है उसे प्रॉपरली कॉर्डन ऑफ किया, पब्लिक को इस जगह से हटाया। सभी एजेंसीज़ ने फिर उसके बाद अपना अपना काम किया। अब हमारी BDT जो है उसने फाइनली उस बैग को चेक कर लिया और बता दिया कि उसके अंदर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक्सप्लोजिव हो सके। 14:19 पर हमें कॉल मिली कि चाचा नेहरू हॉस्पिटल के अंदर एक लावारिस बैग है, बम भी हो सकता है। हमारा तुरंत 1 ही मिनट में हम यहाँ पे पहुँच गए
और और एजेंसियों ने बताया कि ऐसे ऐसे बैग है, तो हमने अपना जो तैयारी थी वो पूरी की जाती। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी चाचा नेहरू अस्पताल के इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि चाचा नेहरू अस्पताल है और यहाँ पर तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक लावारिस बैग है और मैं आपको वो दिखाऊं कि वहाँ उस डस्टबिन में ही लावारिस बैग मिला है और उसमें बीप की आवाज़ आ रही है। हो सकता है शायद बम भी हो सकता है इसको लेकर, और जांच अभी जारी है। तमाम जो है एजेंसी यहाँ पर आपको देख सकते हैं, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आई हुई है और BDS टीम आ रही है जो बम को देखती है, बम की चीज़ जो होती है वो निगरानी कर रही है। फ़िलहाल जो है जांच जारी है और अब देखने वाली बात होगी क्या ये बम है या कुछ और, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो तमाम जो एजेंसी है वो यहाँ पर मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्रपुरा के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव दिल्ली। पेपर मर्चेंट एसोसिएशन दिल्ली द्वारा करकरडूमा में GD गोइंका स्कूल में वीरवार को नेशनल पेपर डे मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा, FPTA के प्रधान दिलीप बिंदल और एसोसिएशन के दूसरे अन्य सदस्य उपस्थित रहे। हर्ष मल्होत्रा द्वारा विद्यालय परिसर में एक वृक्ष राष्ट्र के नाम लगाकर पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों की अहम भूमिका का संदेश दिया गया। वहीं इस मौके पर उन्होंने विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा वेस्ट पेपर की रिसाइकलिंग हेतु बनाई गई यूनिट का भी उद्घाटन किया। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए। आज ये स्थिति आ गई है ग्लोबल वार्मिंग के कारण कि सबको समझ में आना चाहिए कि वृक्ष ही जीवन है। उसी निमित्त आज पेपर डे भी है। मैंने अभी पेपर रिसाइकलिंग यूनिट भी देखा है, स्कूल ने लगाई है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वेस्टेज ऑफ पेपर बिल्कुल नहीं होगी और वो रिसाइकल होकर के हैंडमेड पेपर बनता है, काम आता है। और पेपर बेसिकली पेड़ों से ही बनता है, पेड़ काटने पड़ते हैं पेपर के लिए। और आज पेपर डे पर ये इनिशिएटिव कि रिसाइकलिंग यूनिट को प्रमोट करना चाहिए। हम पेपर डे बनाते हैं, पिछले 20 साल से हम पेपर डे बनाते आ रहे हैं। अब बड़ी अच्छी बात है, FPTA और PMA और अलग अलग पेपर ट्रेड की एसोसिएशनों ने भी पेपर डे बनाना शुरू कर दिया। हमने दिल्ली में सबसे पहले लगभग 20-1 साल पहले हमने शुरू किया था। इसके उपलक्ष्य में हमें ये कहना है कि एक भ्रांति फैली हुई है कि पेपर जो है लकड़ी काट के बनता है, जबकि ऐसा वास्तविकता नहीं है। अभी आपने देखा यहाँ प्लांट है, जितने पेपर प्रोडक्ट हैं उसमें 78 से 80% वेस्ट पेपर बेस्ड इंडिया के अंदर पेपर मिल्स हैं जो बनाती हैं। और इसके अलावा बकास, जो किसानों का जो बकास होती है, पराली होती है, उससे पेपर बनता है। इसके अलावा 2% जो है बांस या यूकेलिप्टस जो पौधे हैं इनसे होता है। यह जितनी पेपर मिल से वो उनको कंडीशन से वो अपने ही बाग लगा के अपने ही पेड़ उगाते हैं और उसी को काटते हैं। और ये भ्रांति है कि पेपर से बिल्कुल भी किसी भी पेड़ को नहीं काटा, ये बिल्कुल भ्रांति है। अपने ही प्रोडक्शन होती है, अपने ही उससे हम पेड़ बनाते हैं। पेपर डे हमने आज इसलिए बनाया कि लोगों के मन में भ्रांति है कि मिथ्या है कि लकड़ी से पेड़ काट के ही कागज़ का यूज होता है, लेकिन ये गलत मिथ्या है। आज हमारा 75% रिसाइकलिंग से पेपर बनता है। 7-8% बगास वेस्ट है, जो गेहूँ की छिलका है, चावल का छिलका, उससे बनता है। उसके बाद लगभग 17-18% हमारा पल्प वुड से बनता है। तो उसमें भी लोग हमारे अपने जंगल उगाते हैं, उसी को काट के पेपर बनाते हैं। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।